गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर आशुतोष गोस्वामी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर नंबर 2 रूम 10x8 के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। हमारी रेनबो बुक सर के.एस. डगल द्वारा लिखित इस लेसन में बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक बात का वर्णन किया गया है। भूतकालीन युग और वर्तमान युग के बीच में जो एक जनरेशन गैप है, उस जनरेशन गैप को जो है वो इस लेसन के अंदर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेसन के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन जो है आप उसको कह सकते हो एज अ समरी ऑफ लेसन। हमें पता चल जाता है कि हमें लेसन के अंदर किस बात को बताया गया है और किन किन बातों पर जो है वो हमें एम्फेसाइज किया गया है। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप which is emerging as a serious threat to our social fabric। ठीक है ना, इस पाठ की विषय वस्तु पीढ़ियों के बीच में अंतर को आधारित करती है या बताती है, और पीढ़ी अंतराल हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए एक चुनौती के रूप में जो है वो उभर गया है। कहने का मतलब पुराने जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो कह सकते हैं मेंटल साइकोलॉजी और हमारी मेंटल साइकोलॉजी में रात दिन का अंतर है। हम हमारे परिवार के अंदर भी हम इस प्रकार से कई बार जो है उन परिस्थितियों से गुजर जाते हैं जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या हमारे पेरेंट्स हमें कुछ एक लेसन सिखाना चाहते हैं, एक सबक सिखाना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर के जिस टेंशन से वो गुज़रते हैं, तो वो हमें कुछ नई बात और हमारे भविष्य को लेकर के जो चिंताएं करते हैं उसको लेकर के जो हमें बातें बताई जाती है, उन्हें हम हमारे नज़रिए से स्वीकार नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ बोथ मेंटलिटीज़ आर चेंजेस। फर्स्ट इज़ ओल्ड एंड सेकंड इज़ इन प्रेजेंट। आज का जो वर्तमान युग है, उस युग को अगर देखें तो डिजिटलाइजेशन को लेकर के आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। जबकि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में हम बात करें या हमारे पेरेंट्स के बारे में भी हम अगर बात करें तो उस समय इतना डिजिटलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं इस जनरेशन गैप के बारे में क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि जो इस सामाजिक ताने बाने की जो एक चुनौती के रूप में जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं के बारे में इस लेसन के अंदर बहुत कुछ बताया गया है। द स्टोरी हाईलाइट हाउ कॉम्प्लेंसी, possessiveness, lack of purpose, understanding and mutual love and care can widen this gap। ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी में जो रेखांकन किया गया है, जिन मुख्य बातों को बताया गया है, वो एक उचित समझ, आपसी प्रेम व देखभाल आदि का अभाव इस पीढ़ी के अंतराल में किस प्रकार से बढ़ सकता है, इस बात को बताया गया है।
ठीक है ना। वही मैंने जो आपसे पहले ही कहा कि हर किसी की मेंटेलिटी दूसरे की मेंटेलिटी से मैच नहीं करती है। हर किसी की मेंटल साइकोलॉजी जो है वो दूसरे की मेंटल साइकोलॉजी से अलग होती है, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में एडजस्टमेंट करना जानते हैं, ठीक है। द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी of ill treating one's own parents and grandparents by the modern fashionable society, ठीक है ना। जो हमारी आधुनिक फैशन परस्त समाज में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि के प्रति अनुचित व्यवहार की जो मानसिकता बढ़ती जा रही है उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। यानी समाज में हमारे जो बड़े हैं, ठीक है ना, उन बड़ों का कह सकते हैं न तो बात का आधार कहीं देखने को मिलता है और न ही उनके उन आधार का अधिकार उन्हें मिलता है, ठीक है ना। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक अपमानजनक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं इस जनरेशन गैप के कारण। इट इज़ अ दो प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन अ सैटायरल वे, और इस व्यंग्यात्मक आप कह सकते हो तरीके से लिखी गई यह कहानी विचारों को झकझोर के रख देती है। यानी इस कहानी में ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई जाएंगी जिन परिस्थितियों को शायद हमने ही उत्पन्न किया, ठीक है ना, और हम ही उन परिस्थितियों में भविष्य में फंस गए, ठीक है। तो बहुत कुछ है इस कहानी में। फिर कुछ ग्लॉसरीज जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एंगेज्ड कार्य पर रखना, एडजेंट बगल वाला यानी नियर बाय, बिसाइड एक प्रपोजिशन है बिसाइड, पजल भ्रमित, इनफ्रेम वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर, ठीक है ना, हेलिंगटिंगली रुक रुक कर, ठीक है, कॉमोडियस बहुत बड़ा, अनट्रेनिंग अथक, माशन कारीगर, फेरियस क्रुद्ध, फेरियस का मतलब होता है ना एकदम से गुस्से में आ जाने वाला व्यक्ति, कंसोल सांत्वना, रिक्विटिनेट मतलब अधिग्रहण करना, ऑक्यूपाइड करना किसी को, ठीक है ना, किनर अधिक उत्सुक, डाउनपोर बरसात, ठीक है ना, निरंतर होने वाली बारिश, कंसिडरेशन हम कह सकते हैं ख्याल या विचार विमर्श, स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी, ठीक है ना, हाँ, जो हमारे मई और अप्रैल महीने में और जून महीने में पड़ती है। क्लेड यानी क्लेड का मतलब किसी चीज़ को पहनना, वियर का मतलब पहनना होता है, लेकिन क्लेड का मतलब अपने शरीर को ढक कर के और किसी वस्त्र को पहनना, समथिंग लाइक साड़ी, ओके। रिक्लिनिंग झुके हुए, जैबरिंग, जैबरिंग का मतलब होता है जोश के साथ बहुत अधिक बकवास करना। एक तो होता है ना चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बक बक करना, ठीक है ना, और एक होता है गॉसिपिंग, गप्पे मारना। लेकिन जैबरिंग, जैबरिंग का मतलब होता है, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे ना जो बिना थोड़ा सा बतलाए हैं शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे शुरू होते हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं लेते, स्विच ऑफ का बटन ही नहीं मिलता उनका, ठीक है ना, ऐसे लोग। मोर्टार सीमेंट वाला मसाला, हल्ड, ठीक है ना, हल्ड का मतलब घसीटना, घसीटना किसी चीज़ को, ठीक है। फिर है रेंज, मरोड़, ऐठन आ जाना, ठीक
ठीक है, मोक्ड मजाक, जोक, और हैरडो यानी केश सजा। यानी इन ग्लोसरी से भी हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि इस कहानी में किस किस टाइप के पात्र हैं, और ये कहानी जो है, इस कहानी में कहाँ कहाँ के दृश्य बताए गए हैं। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन और उसकी इम्पोर्टेंट जो ग्लॉसरीज हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे चलते हैं, समरी ऑफ द लेसन को पढ़ते हैं। अब हम बात करें जीस्ट ऑफ द लेसन, समरी ऑफ द लेसन। ठीक है ना। तो जीस्ट ऑफ द लेसन या समरी ऑफ द लेसन के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, जो मेन बातें थी वो मैंने इसमें लिखी है और हम इस पर अब चर्चा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है। मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को हाईलाइट करके बताया गया था उस घर के नक्शे में। द स्टोर रूम वॉज एडजेंट टू द किचन, और जो स्टोर रूम था वो किसके पास में था? वेरी गुड, किचन के पास में था। इट वॉज टू बी एनलार्ज टू 10x8, और उसको थोड़ा बड़ा बनाया गया था। उसका जो साइज़ था वो 10x8 यानी 10 फीट बाई 8 फीट। वैसे नॉर्मली स्टोर रूम जो है वो 6 फीट के आसपास में होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस स्टोर रूम को कुछ बड़ा बनाया गया। और इसको कहाँ हाईलाइट किया गया बेटा? मैप ऑफ द हाउस, याद रखना, ये इस पर प्रश्न बने हुए हैं पहले भी। द कॉन्ट्रीयार्ड वॉज टू बी मेड अ लिटिल नैरोअर, और इस 10x8 को बनाने के लिए जो बाहरी हिस्सा था उसको थोड़ा छोटा किया गया। ठीक है। अ पोर्च वॉज गिवन इन द मैप, इस मैप के अंदर एक पोर्च भी बताया गया है। अब आप कहोगे सर ये पोर्च किसे कहते हैं? घर का बाहरी हिस्सा, ठीक है ना, एंट्रेंस गेट को थोड़ा डिज़ाइन बना करके और कुछ बड़ा सा गेट बना दिया जाता है। अगर हम राजस्थानी लैंग्वेज में बात करें तो पुराने घरों के अंदर सबसे पहले होती थी पॉल, याद रखा, हाँ, किलों के पहले होती ना, वैसे घरों के आगे भी क्या होती थी? पॉल, और पॉल के ऊपर जो डिज़ाइन की हुई जाती थी, ठीक है ना, तो वो जो मेन गेट हुआ करता था उसके बाहर की डिज़ाइन और उस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को क्या कहा जाता है? पोर्च। ध्यान रखना। आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आजकल जो मकानों के आगे पोर्च होते हैं उन पोर्च की सारी डिज़ाइंस जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अ पोर्च वॉज गिवन इन द मैप, मैप के अंदर जो है एक पोर्च भी दिया गया था। देयर वॉज अ वरांडा in which the marble pillars were erected, और एक बरामदे का भी उसमें स्केच बनाया हुआ था, जिस बरामदे के जो पिलर्स हैं वो पिलर्स किसके थे? मार्बल के, और वो भी एक कह सकते हैं पंक्तिबद्ध। द कलर्ड स्केच शो हाउ द हाउस वुड बी लुक आफ्टर इट्स कंप्लीशन, ठीक है ना, और रंग बिरंगे स्केच से इस नक्शे को जो भरा गया था उससे यह स्पष्ट होता था कि जब घर पूरा बन जाएगा तो दिखने में कैसा होगा। ठीक है ना, यानी दीवारों के रंग ऐसे हैं तो पेंटिंग कहाँ लगेगी, ठीक है ना, फर्नीचर कहाँ सेट होगा, और विंडोज़ कैसी होगी, विंडो के ग्लास कैसे होंगे, ठीक है ना, यानी पूरे के पूरे जो कह सकते हैं नक्शे को एज ए 3D मोड में शो किया गया था। ठीक है ना, अब आप तो जानते हो 3D मोड क्या होता है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय इस तरह का कोई मोड नहीं था, काफ़ी ओल्ड
लेसन है। ठीक है, तो आगे चले। आगे, इट हैड अ फिगर ऑफ अ लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टूवर्ड्स द मार्बल पिलर। देखो, आर्किटेक्चर बड़ा होशियार था दोस्तों। आर्किटेक्चर ने न केवल नक्शा बनाया और नक्शे के अंदर न केवल रंग बिरंग कलर भरे ताकि जो ओनर है उसको अट्रैक्ट कर सके, उसने एक और बहुत बड़ा गेम खेला। उसने एक लेडी बनाई पोर्च में, पोर्च के जो पिलर है उसके पास में खड़ी एक लेडी को बनाया। ठीक है ना, जो बरामदा के पिलर्स के पास में खड़ी थी। और वो लेडी कौन थी? हाँ, मिसेस मलिक। कौन थी? मिसेस मलिक। अब इस कहानी में इसी तरह से पिलर के पास में जो है वो आगे जा कर के मिसेस मलिक की जो पुत्र वधू है, हाँ बहू जो है, वो जा कर के खड़ी होती है और वो भी क्लैड का मतलब हाँ पहने हुए। कैसी साड़ी? महरून कलर साड़ी। ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। बहू ने जो है वो किस रंग की साड़ी पहन रखी थी? महरून कलर की साड़ी। और ये एक कोइंसिडेंस है कि इस स्केच जो मैप ऑफ द हाउस है, इस मैप ऑफ द हाउस में जो एक स्केच बनाया हुआ था लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, उसने भी किस रंग की साड़ी पहन रखी थी? हाँ, महरून रंग की। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा। अब इसके दूसरे पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। एज अ पर्सन मिसेस मलिक इज़ हार्ड वर्किंग। अगर एक व्यक्तिगत रूप से देखें तो मिसेस मलिक जो थी ना, वो बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी थी, बहुत कठिन परिश्रम करने वाली, ग्रीडी, लालची भी थी, एंड जेलियस, और दूसरों से ईर्ष्या रखने वाली भी महिला थी। शी डज हार्ड वर्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। शी डज हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम किया, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस, अपने नए मकान के निर्माण के समय उसने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। द रेंट कंसोल्स हर, शी इज़ जेलियस ऑफ हर डॉटर इन लॉ, स्ट्रेंज वे, और उसे हमेशा एक जलन सी रहती थी, घृणा सी रहती थी। किससे? अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू से, उसके अजीब से व्यवहार से। देखिए, इसकी बहू के कुछ कह सकते हैं एटिकेट्स थे, उसका कुछ एटीट्यूड ही ऐसा था, थोड़ी इंग्लिश बोलना और स्टाइल में बातें करना। ठीक है ना, आजकल करते हैं ना कुछ, हाँ, तो इस तरह से बातें करना, यानी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा चलना मुंह के साथ में। यू नो बेटर देन मी व्हाट आई एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो उससे थोड़ी जेलियस रहती थी। ठीक है ना। अगला थर्ड पॉइंट देखें। द मलिक्स कंसीडर द गवर्नमेंट एज अ बेटर टेनेंट। और जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में वे अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो सके कुछ कारणों से, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने जो है वो उनके मकान को ऑक्यूपाइड कर लिया और ऑक्यूपाइड करके वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस खोल दिया गया। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफिस खोलने के बाद में जब मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक को मंथली जो रेंट था वो टाइम पर आने लगा, तो उन्हें लगा कि शायद जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। कैसे? द मलिक्स कंसिडर्ड द गवर्नमेंट एज द बेटर टेनेंट दैट द प्राइवेट वंस। मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक ये सोचते थे कि प्राइवेट किराएदार से गवर्नमेंट वाला जो किराएदार है वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज क्योंकि द प्राइवेट टेनेंट आर
अ हेडेक, क्योंकि जो प्राइवेट टेनेंट होते थे वो एक तरह का सिर दर्द होते थे. देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि उनकी न तो कभी कंप्लेंट्स ख़त्म होती थी और न ही उनकी कभी डिमांड्स ख़त्म होती थी. ठीक है ना, होता है ना, सर पानी नहीं आया, मोटर चालू करो. हैं डिमांड्स, सर आपकी इधर की लाइट की जो लाइन है वो थोड़ी डिस्टरबेंस कर रही है, चेंज कराओ. ठीक है ना, आपके बाथरूम का जो नल है वो लीक हो रहा है, सर ठीक कराओ. ठीक है ना, आपके ऊपर की 2 शेल्फ टूट गई है, सर नहीं डलवाओ. तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स और डिमांड्स होती थी वो गवर्नमेंट के जो टेनेंट्स होते थे उसमें नहीं हुआ करती थी. ठीक है ना, दे आर नॉट ऑफन रेगुलरली इन द पेमेंट और रेंट. और जो प्राइवेट टेनेंट होते थे वे आमतौर पर नियमित रूप से न तो रेंट का पेमेंट करते थे. ठीक है ना, इस बार तनख्वाह आई नहीं, आई तो पूरी हो गई. ठीक है ना, दीपावली है, घर जा रहे हैं, वापस आके दे देंगे. ठीक है ना, नहीं इस तरह की बातें, यानी आप कह सकते हो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़. ठीक है ना, और फिर 2-3 महीने का इकट्ठा हो जाए अगर रेंट, तो फिर वो उसको इंस्टॉलमेंट में देता है ना. होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने, हैं इंस्टॉलमेंट में फिर वही परेशानी. ठीक है, और इन द एंड अगर हम इस लेसन के अंत की बात करें तो काफ़ी रोचक लेसन था. जिस रूम 10x8 को हाईलाइट करके और इस मैप में एज ए स्केच के रूप में बनवाया गया, मिसिस मलिक ने वह रूम अपनी मदर इन लॉ के लिए बनवाया. ध्यान देना, लेकिन कहते हैं ना, होनी को जो मंजूर है. मदर इन लॉ ये जिस रेंटेड हाउस में रहते थे उसमें चल बसी. ठीक है, और मिस्टर मलिक भी चल बसे. अब उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू के साथ ही उनको रहना पड़ता था. जब गवर्नमेंट ने उस मकान को खाली कर दिया, उसके बाद में मंडे की सुबह मिसिस मलिक, उसका बेटा और उसकी पुत्र वधू, जो कि महरून रंग की साड़ी पहन करके उस मकान में शिफ्ट होने के लिए गए थे. ठीक है ना, तो मिसिस मलिक की पुत्र वधू ने जो मिसिस मलिक के पुत्र को कहा कि क्यों ना ये रूम 10x8 जो है वो मम्मी जी को दे दिया जाए. तब मम्मी जी को झटका लगता है मिसिस मलिक को. क्यों? क्योंकि ये वही रूम है जो उसने किसके लिए बनवाया था, अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था. और ये उसमें वापस कौन गया, मिसेस मलिक गई. ठीक है ना, यानी एज यू गो एज यू राइट. ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी. ठीक है, तो इन द एंड हम अगर बात करें, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है, एक बार पढ़ना जरूर इसको पूरा. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, said the daughter-in-law, pointing to room 10x8. And her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. पुत्र वधू ने कहा और बेटे ने जो है मिसिस मलिक का हाथ पकड़ा और उस कमरे की तरफ ले गया. शी वॉज फीलिंग टेरिबली एंड ड्राउजी. वो बड़ी कह सकते हैं डरी हुई, लेकिन सहमी हुई सी. मिसिस मलिक shook her head again. मिसिस मलिक ने अपने सिर को हिलाया. बट what was wrong with it? लेकिन ये उनके साथ गलत हुआ. Her husband had already gone. उनके पति पहले से चले जा चुके थे. She would follow him one day. She must do it. और उन्हें वही करना पड़ा.
जो उन्होंने एक दिन किया था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ना। चलिए, तो आई होप जो समरी आपको मैंने बताई लेसन की वो आपकी काफ़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कुछ होमवर्क की बात हो जाए। कुछ होमवर्क की बात हो जाए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मेरे जितने भी वीडियोस हैं उस वीडियोस के अंदर मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ 12th क्लास, आज दिन तक उनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, ठीक है। इट्स कह सकते हैं ये मेरा एक विश्वास है ना। क्वेश्चन थोड़ा घूम के आ सकता है लेकिन उसका जो मीनिंग है ये वही है, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जिनकी आंसर लिमिट 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट वर मिस्टर मलिक, ध्यान देना, व्हाट वर मिस्टर मलिक व्यू रिगार्डिंग टू स्टोर रूम, ठीक है ना। मिस्टर मलिक का स्टोर रूम के संबंध में क्या विचार थे। देखो मिसिज मलिक का नहीं पूछ रहे हैं, मिस्टर मलिक का पूछ रहे हैं। वो बेचारे सीधे आदमी थे, उनको तो कहा गया कि नहीं 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 रसोई के पास में बढ़ाते हैं, हाँ 10x8 का बढ़ाते हैं, और जब माता जी चली जाएंगी तो इसको हम स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे, और तब तक वो रूम किसका रहेगा, माता जी का रहेगा, ठीक है ना। तो मिस्टर मलिक जो थे वो बेचारे कह सकते हैं बड़े ही इनोसेंट पर्सन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर मिसेस मलिक प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मिसेस मलिक का नए घर के फर्नीचर के बारे में क्या विचार था। यानी श्रीमती मलिक जो है वो नए घर के फर्नीचर के बारे में क्या योजनाएं बना रही थी। यानी उन्होंने ये सोच रखा था कि पुराने मकान का एक भी फर्नीचर मैं नए मकान में शिफ्ट नहीं करूँगी, नए मकान में सारा का सारा नया फर्नीचर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द आर्किटेक्ट प्रिप्लेक्स्ड। जो बेचारा आर्किटेक्ट था वो प्रिप्लेक्स का मतलब होता है किन कर्तव्य बोध, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो बेचारा भ्रमित हो गया था, कंफ्यूज्ड हो गया था, ठीक है ना। तो बार बार मिसेस मलिक जो है ना वो उसके नक्शे में चेंजेस करवा रही थी। अच्छा इधर नहीं तो चलो इधर बना दो, नहीं इधर नहीं चलो इधर बना दो। फिर मिसेस मलिक ने देखा कि इस आर्किटेक्चर ने जो है वो स्टोर रूम को थोड़ा छोटा बनाया है, तो उसको फिर थोड़ा सा बड़ा बनवा दिया गया 10x8 का, ताकि उसे एज ए फर्स्ट रूम की तरह यूज़ किया जा सके, एंड देन सेकंड उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब हम क्वेश्चंस जिनके आंसर की लिमिट्स होगी 60 to 80 वर्ड्स ईच, तो हम बात करते हैं। What important detail were highlight in the sketch map of the house। देखिए मैंने आपको समरी ऑफ द लेसन में जो पढ़ाया है वो लगभग उसका जो एक पूरा पैराग्राफ है उसका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी घर की रूपरेखा वाले नक्शे में क्या महत्वपूर्ण वर्णन किए गए हैं, ठीक है। एक ही चीज़ थी, रूम 10x8, और बाकी वही मार्बल पिलर, वरांडा, ठीक है, और पोर्च, ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू द मलिक कंसिडर द गवर्नमेंट एज अ बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट वंस। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। यानी मिसेस मलिक के अनुसार गवर्नमेंट के जो किराएदार हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय प्राइवेट किराएदार के, ठीक है। अब हम
लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज अ पर्सन एंड अ मदर इन लॉ। ठीक है ना, एक व्यक्ति तथा एक सासू, सासू में ही माँ के रूप में श्रीमती मलिक का मूल्यांकन कीजिए। देखो ऐसे देखें ना तो अगर पॉजिटिवली देखें बेटा तो बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी थी। आप कह सकते हो बहुत ही ईमानदार महिला थी काम के प्रति, है ना। लेकिन दूसरे अगर अर्थों में देखें, आप कह सकते हो कि इनका जो दूसरा रूप है उसके हिसाब से देखें तो शी हैज़ नॉट अ गुड बिहेवियर टूवर्ड्स हिज मदर इन लॉ। उनका अपनी सासू के प्रति जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, सही नहीं था। ठीक है, तो इन 6 क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज होकर के इसकी डिटेल्स को पढ़ना। ठीक है, और हो सके तो अपनी नोटबुक में इसको क्लियर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।